चालू अभी वीडियो हैबिट के लिए बना रहे हैं हो, अभी प्रोफेशनल वीडियो नहीं बन रहा, अभी बस प्रैक्टिस हो रहा है, प्रैक्टिस। बाकी एजुकेशन होता है ना थोड़ा वीडियो बनाए में, अभी मान के चल रहे हैं कि है ये नहीं है। हाँ धीरे 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 हैबिट बन जाएगा तो कैसनो नहीं लगेगा। अच्छा बताइए तब बात कर रहे हैं। चलो देखो, तो चिन्ह परिपाटी के नियम हम पिछले बार बता चुके थे, थोड़ा सा इसके बारे में फिर से पढ़ लेते हैं कि क्या किया या कहता है, और इसी के आधार पर हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें बताया गया था कि जो दर्पण होता है और इस दर्पण का एक अक्ष होता है जिसको हम लोग मुंह के अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, इसको एक्स डैश से सूचित किया जाता है, ठीक है। और इस अक्ष को कैसा अक्ष हम लोग मानते हैं? निर्देशांक अक्ष। पहला यही था ना कि इस अक्ष को कौन सा अक्ष कहते हैं? निर्देशांक अक्ष। दूसरा नंबर में क्या पढ़े थे? दूसरा नंबर में पढ़े थे कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक और इसके विपरीत मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक। और इसके पहले पढ़े थे कि सारी दूरियां कहाँ से मापते हैं? ध्रुव से। ध्रुव से। ध्रुव ये है, सारा का सारा दूरी कहाँ से मापते हैं? ध्रुव से मापते हैं। और आपतित किरण ये हो गया कौन सा किरण? आपतित किरण। आपतित किरण। आपतित किरण की दिशा में, तो आपतित किरण इधर से इधर आ रहा है, मतलब हम लोग अगर जो ध्रुव से इधर मापते हुए जाएंगे तो ये दूरियां कैसा होगा? धनात्मक। और ठीक अगर जो इधर में मापेंगे तो ये कैसा होगा? ऋणात्मक। आपतित किरण की दिशा में ये इधर में जा रहा है और हम लोग भी ध्रुव से इधर में ही जाएंगे तो धनात्मक, और इसके विपरीत जाएंगे तो ऋणात्मक। इसके बाद अगला पढ़े थे हम लोग क्या कि इस निर्देशांक अक्ष के ऊपर में मापी गई दूरियां क्या होता है? धनात्मक होता है, और नीचे में मापी गई दूरियां चाहे इधर में मापे या इधर में मापे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर वाला प्लस में और नीचे वाला माइनस में। इसके बाद हम लोग चलते हैं अवतल दर्पण के बारे में जानते हैं और उत्तल दर्पण के बारे में जानते हैं। इधर में लिख देते हैं अवतल दर्पण और इधर में लिख देते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का फिगर कैसा होता है? किधर में रचित रहता है? बाहरी सतह इसमें रचित रहता है। ये हो गया, इसमें सी अंदर में होगा, ए भी अंदर में होगा, पी तो यहाँ पर होगा ही होगा। ये होगा, तो इसमें जो आपतित किरण होगा, जो आपतित किरण होगा वो किधर में होगा? आपतित किरण इधर से आएगा या इधर से आएगा? इधर से आएगा। क्यों? क्योंकि इधर में इधर वाला सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। कौन सतह? परावर्तक सतह। तो जब भी किरण आएगा तो इधर से ही आएगा, इधर वाला सतह को तो इधर में तो पेंट किया हुआ है तो उधर से थोड़ी आएगा आपतित किरण। जब आएगा तो आपतित किरण कहाँ से आएगा? इधर से आएगा। आपतित किरण आएगा इधर से कि नहीं आएगा? तो ये बताओ कि इसका वस्तु दूरी क्या होगा? धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? हमको ये बताओ कि वस्तु को रखेंगे किधर में? वस्तु को इधर में रखेंगे कि इधर में रखेंगे? इधर में रखेंगे। जिधर में परावर्तक सतह रहेगा उधर ही रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में। जैसे मान लो कि दर्पण है, दर्पण है तो किधर में तुम खड़ा होगे? इधर में खड़ा होगे, इधर में खड़ा होगे? इधर में। परावर्तक सतह ही तरफ ना, तब ना तुम्हारा इमेज बनेगा। तो जब भी वस्तु को रखेंगे तो हम लोग इधर में ही रखेंगे, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहीं भी रखें। जब भी रखेंगे तो इधर में। और मान लेते हैं कि यहाँ पर रख दिए तो इसका दूरी कहाँ से नापेंगे? ध्रुव से। जब ध्रुव से नापेंगे, ये वस्तु है, वस्तु को सूचित किया जाता है यू से। बात मतलब वस्तु को सूचित किया जाता है यू से।
तो जब इस वस्तु को हम लोग दूरी मापेंगे तो ध्रुव से इधर आना पड़ेगा। ध्रुव से क्यों? क्योंकि जितना भी दूरियां होता है वो सारा का सारा किससे मापते हैं? ध्रुव से मापते हैं। तो ध्रुव से ही न जाएंगे। तो अब ये देखो कि इस वस्तु दूरी को मापने के लिए कि आपतित किरण के दिशा के साथ में जा रहे हैं कि विपरीत में जा रहे हैं? विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो जब विपरीत दिशा में जाएंगे तो इसका चिन्ह कैसा होगा? ऋणात्मक। बात समझ में आया? अगर जो हम बात करें इसको यू लिख दें, यू दिख रहा है वीडियो में? यू नहीं दिख रहा, ना दिख यू ना दिख रहा है, वस्तु दूरी दिखाई पड़ रहा है। तो वस्तु दूरी को यू से सूचित करते हैं और ये कैसा हो गया? नेगेटिव। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फोकस दूरी का। कौन सा दूरी? फोकस दूरी। फोकस दूरी। फोकस दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं? एफ से। अब फोकस दूरी इसमें धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? तो यू मिटा देते हैं। तो ये फोकस, इसको भी नापेंगे तो हमेशा कहाँ से नापा जाता है? ध्रुव से, पी से। तो ध्रुव से नापेंगे तो फिर यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा। आना पड़ेगा ना। तो बताओ कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हैं कि उसी के दिशा में जा रहे हैं? विपरीत दिशा में। बोलो। विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में। तो इसका भी चिन्ह क्या होगा? होगा ऋणात्मक। समझ में आ रहा है? चलो अगला। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या का। जिसको सूचित करते हैं क्या चीज है? त्रिज्या को आर से, केंद्र को सी से। चलो ठीक है। तो ये क्या होगा? धनात्मक कि ऋणात्मक? ये कहाँ से कहाँ तक आना पड़ेगा? ध्रुव से यहाँ तक आना पड़ेगा। आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा? तो इसका भी दूरी क्या राशि में हो जाएगा? धनात्मक कि ऋणात्मक? बोलो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब इसके बाद एक और बच गया। बता रहे हैं, इसमें ही बता रहे हैं। इसमें हाँ धनात्मक होगा ज्यादा। देखो एक और बच गया। वो क्या है? उत्तल चमकल है। प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी। तो ये बताओ कि प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? अब ये डिपेंड करता है प्रतिबिंब किधर में बनता है। हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सामने में भी बनता है और पीछे भी बनता। तो जो पीछे में बनेगा उसका दूरी क्या होगा? धनात्मक। लेकिन जो इधर में बनेगा उसका ऋणात्मक। तो इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, पर डिपेंड करता है कौन सा। तो एक ही वो ना पीछे में बन रहा था, तो एक होगा धनात्मक और बाकी सब के सब कैसा होगा? तो इसको नहीं लिखते हैं। एक बार मेला करोगी? उसको मिटा दी। काय को धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। अच्छा एक बात और करते हैं। वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई को एच से सूचित किया जाता है। तो वस्तु की ऊंचाई क्या होगा? धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा? तो वस्तु को जब भी रखते हैं तो ऐसे ऊपर में न रखेंगे, नीचे में थोड़ी रखते हैं। तो इसके पहले अभी न पड़े, ऊपर में मापी गई दूरियां क्या होता है? तो वस्तु की ऊंचाई भी क्या होगा? हमेशा अभी आवर्धन नहीं बताए हैं तो आवर्धन को छोड़ देंगे, सूत्र बताएंगे उसके बाद आवर्धन बताएंगे। तो इतना चीज इसमें हो गया, ये फिक्स रहता है। वस्तु दूरी अवतल दर्पण में हमेशा माइनस, फोकस दूरी हमेशा माइनस,
वक्रता त्रिज्या हमेशा माइनस, वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस, और बाकी जो छोड़ दिए हैं वो दोनों हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किसमें, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का पहले फिगर बना लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं ना, वहां पर लिखने में दिक्कत हो जा रहा है। ये हो गया। उत्तल दर्पण में अंदर में रजतित रहता है, इधर में हो गया परावर्तक सतह, और इधर में हो गया रजतित सतह। ये हमको बताओ कि ध्रुव तो यहाँ होगा ही होगा, सारा दूरिया ध्रुव से ही तो मापते हैं। लेकिन C किधर में होगा, वक्रता केंद्र अंदर में होगा कि नहीं होगा, और F भी कहाँ होगा, अंदर में। वस्तु को किधर में रखेंगे, परावर्तक सतह तरफ। आपतित किरण इधर से ही ना होगा, बोलो। वस्तु को जब रखेंगे तो इधर में ही रखेंगे, तभी तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब ये बताओ कि उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी क्या होगा, वस्तु दूरी U धनात्मक होगा या ऋणात्मक, बोलो यही ना है U। तो इसको मापने के लिए ध्रुव से इधर ही ना आना पड़ेगा, तो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, धनात्मक, हाँ ऋणात्मक। तो कोई कोई धनात्मक भी लगता है, बोलते हो ना सूझ रहा। चलो फिर से बता रहे हैं, चमक रहा है, अच्छा चमक रहा है, फिर से बता रहे हैं। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होता है, आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, और इसके विपरीत मापी गई दूरियां ऋणात्मक। तो ये विपरीत न माप रहे हैं, तो धनात्मक कैसे बोल रहे हो, क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इसको लिख देते हैं, समझ में आया। अब बात करते हैं इसका फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी को सूचित किया जाता है, ये क्या होगा, धनात्मक। क्यों, क्योंकि इसको मापने के लिए इधर में आना पड़ेगा। आपतित किरण भी ये नहीं जा रहा है, हम भी ये नहीं जा रहे हैं, तो इसका दूरिया क्या हो जाएगा, धनात्मक। और अब की क्या है, वक्रता त्रिज्या को ये क्या होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक, तो ये भी हो जाएगा धनात्मक। अब बताओ वस्तु की ऊंचाई क्या होगा, बताओ क्या होगा, ऋणात्मक आया होगा, धनात्मक होगा कि ऊपर जाएगा ना। अरे समझो बात को, रटना नहीं है, उसका विपरीत नहीं बोलना है। तो ऊंचाई हमेशा ऊपर ही में न रहेगा। जब भी वस्तु को रख, अरे जब भी तुम दर्पण के सामने खड़ा होगे, तुम क्या हो, तुम एक वस्तु हो। दर्पण के सामने तुम बनने जाओगे तो तुम एक वस्तु हो, तुम्हारा जो इमेज बनेगा वो प्रतिबिंब है, तो तुम मुड़िए नीचे करके जाओगे है? जब भी वस्तु को रखेंगे तो सीधा ही ना रखेंगे, तो हमेशा वस्तु की ऊंचाई ऊंची में होगा, लेकिन दूरी इसमें भी दूरी, लेकिन ऊंचाई दोनों में। बात समझ में आया। बदलता कौन है, तो बदलता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्योंकि कभी वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है तो कभी आभासी। जब वास्तविक बनता है तो उल्टा बनता है, उल्टा बनेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, और जब आभासी बनता है तो कैसा बनता है, सीधा, तो वो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अच्छा, इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से सूचित करते हैं, याद है।
उत्तल दर्पण में एक भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना था एक भी वास्तविक प्रतिबिंब, सब के सब आभासी बना था। और सब के सब आभासी मतलब कि सीधा, और सीधा बनेगा तो उसका ऊंचाई भी क्या चीज में होगा, धनात्मक। ठीक है, ये बात याद रखना है। लेकिन इसमें दोनों बनता था, तो जो सीधा बनेगा उसको धनात्मक कहेंगे और जो उल्टा बनेगा उसको ऋणात्मक कहेंगे। बात समझ में आया? चलो अब बताओ, ये याद करने वाला चीज है? नहीं ना। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है दर्पण सूत्र। क्या पढ़ना है? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/V। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, और इसको हम सिद्ध भी करेंगे। और एक होता है आवर्धन। आवर्धन का परिभाषा क्या होता है? तो वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के क्या अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। इसे क्या चीज से सूचित किया जाता है? इसे एम से सूचित किया जाता है। इसको क्या चीज से सूचित किया जाता है? एम से। अब एक और बात का ध्यान देना है। तुम लोग नहीं बोला करो वहाँ पर, तुम लोग का आवाज ज्यादा आएगा, हमसे ज्यादा आएगा, तुम ज्यादा नजदीक। देखो आवर्धन अनुपात बता रहा है, समझना है बढ़िया से आवर्धन के बारे में। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात। पहले किसका बोला है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर में लिखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अनुपात का मतलब बटा होता है। इसी को शॉर्ट में लिखेंगे तो m बराबर h डैश बटा h। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से सूचित करते हैं और वस्तु की ऊंचाई को h से सूचित करते हैं। एक बात और समझना है, इसका एसआई मात्रक कुछ होगा? आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा? तो देखो हम इसका एसआई मात्रक निकालते हैं। तो फार्मूला होता है h डैश बटा h, सही ना होता है m बराबर। अब h डैश क्या होगा? कुछ ना कुछ तो मीटर होगा। मान लेते हैं कि ये 2 मीटर है और ये 10 मीटर है, तो इसका मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। तो इसका एसआई मात्रक कुछ बचता ही नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आवर्धन, नोट में लिख देते हैं, आवर्धन मात्रकहीन तथा एवं विमाहीन होता है। ना तो इसका मात्रक होता है और न ही इसका बीमा होता है। क्यों नहीं होता है वो अभी अभी समझे। उसका मात्रक क्या हो जाएगा? कुछ भी रहेगा तो वो कट जाएगा। जय गुरुदेव। क्या हो जाएगा? दोनों कट जाएगा।
बात समझ में आ रहा है? हाँ। अच्छा, ये आवर्धन का काम क्या, आवर्धन क्या बताता है? आवर्धन बताता क्या है? तो आवर्धन बताता है कि जो हम लोग का प्रतिबिंब बन रहा है वो कितना गुना बन रहा है वस्तु से, वस्तु से कितना गुना बड़ा बन रहा है या कितना गुना छोटा। अगर जो कोई कह दिया कि आवर्धन बराबर 4 है, क्या है? 4। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के 4 गुना है। लिख दें ये बात, आवर्धन बराबर 4। इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई से कितने गुनी है? 4 गुनी है। आवर्धन के मतलब समझ में आया? आवर्धन क्या बताता है कि जो प्रतिबिंब हम लोग का प्राप्त हो रहा है वो कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बन रहा है। बात समझ में आ रहा है? 1/2 रहेगा तो 1/2 गुनी कह देंगे, 3/2 है तो 3/2 गुनी कह देंगे। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, अभी तक जो भी हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ रहे हैं वो सब किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं? हम लोग 3-4 चीज जानते हैं प्रतिबिंब के बारे में। वस्तु के बारे में तो जानने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वस्तु को तो हम ही खड़ा करेंगे। तो वस्तु के बारे में हम लोग पहले से ही जानेंगे कि 2 मीटर का खड़ा कर रहे हैं कि 3 मीटर का खड़ा कर रहे हैं, है कि नहीं? तो उसमें जो प्रतिबिंब बनता है, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, उसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी होता है कि जो दर्पण में प्रतिबिंब बना, वास्तविक बना कि आभासी बना, वो लंबा ज्यादा बना कि छोटा बना, नजदीक में बना कि दूर में बना। समझ रहे हो? तो हम लोग इस सारा चीज पढ़ें, प्रकृति पढ़ें, उसका आकार पढ़ें, और क्या पढ़ें? उसका स्थान, वो बनेगा कहाँ पर। और अभी अभी पढ़ रहे हैं हम लोग कि वो कितना गुना बनेगा या कितना गुना छोटा बनेगा, वो कौन बताएगा? आवर्धन। एक और चीज होता है, कभी कभी आवर्धन का मान धनात्मक में दिया हुआ रहता है। तो आवर्धन का धनात्मक मान क्या सूचित करता है? आवर्धन का धनात्मक मान बताओ। आवर्धन का धनात्मक मान कहने का मतलब कि अगर जो m दे दिया +4 और a को दे दिया -4, तो +4 के मतलब क्या और -4 के मतलब क्या? नहीं, वो 4 गुना छोटा रहेगा तो वो तो 1/4 रहेगा ना। हम पूछ रहे हैं ये चिन्ह क्या बताएगा? धनात्मक मान और ऋणात्मक मान क्या बताता है? तो जो धनात्मक मान होता है, धनात्मक मान, वो आभासी प्रतिबिंब को बताता है। किसको? आभासी प्रतिबिंब। और ये वास्तविक। अब बताते हैं आभासी और वास्तविक हुआ कैसे। पहले लिख देते हैं कि आवर्धन का धनात्मक मान आभासी या काल्पनिक एक ही बात है ना। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को इंगित करता है। और ऋणात्मक मान यहाँ पर लिख दोगे। आवर्धन का ऋणात्मक मान किसको? वास्तविक प्रतिबिंब
प्रूफ इंगित का मतलब समझ रहे हो, प्रदर्शित करता है। अब बताते हैं कि धनात्मक मान आभासी को और ऋणात्मक मान वास्तविक को, ऐसा क्यों। तो ध्यान से देखो, इधर में वीडियो में दिख रहा है ना, यहाँ पर घेर करके बताते हैं। ना लौक रहा हो तो नहीं। हाँ। इतना काफी है। अच्छा ये बताओ, सुनो सुनो, हम ले लेते हैं शुरू में आभासी प्रतिबिंब। कैसा? आभासी प्रतिबिंब। तो जब आभासी प्रतिबिंब लेंगे तो एक एच क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा? बताओ। प्लस में होगा। और एच डैश क्या होगा? एच डैश कहने का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो आभासी है ना, आभासी प्रतिबिंब कहने का मतलब कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा। ये सीधा दिख रहा है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा। तो जब सीधा बनेगा तो एच डैश भी कोची में हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अब इसका निकालो आवर्धन। तो आवर्धन m बराबर क्या कहेंगे? एच डैश बटा कहेंगे। अब एच डैश भी प्लस में है और एच भी प्लस में है, तो प्लस प्लस मिल करके क्या आएगा? प्लस ही ना आएगा। तो इसीलिए जो धनात्मक मान होता है वो आभासी प्रतिबिंब को इंगित करता है। अब समझ में आया कि धनात्मक मान किसको इंगित कर रहा है? आभासी प्रतिबिंब। अब समझ में आया? ये प्लस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब हम बात करते हैं दूसरा। कौन सा? न दिख रहा? ना रहने दो। प्लस खोली दिख रहा। वास्तविक प्रतिबिंब। अब ये हमें बताओ कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उल्टा होता है कि सीधा होता है? उल्टा। बोलो। उल्टा। एच डैश एच इसका कैसा होगा? अवती बाकराता लिखे। रखने दो ना। चलो, तो एच क्या होगा? धनात्मक कि ऋणात्मक? कौन ऋणात्मक बोल रही है? अरे एच पागल, एच मैंने वस्तु, वस्तुओं के कभी उलट के रखेंगे? तू एनिमा में देखे जाती है तो कैसे देखती है? मुड़िया नीचे करके। मुड़िया नीचे करके देखेगी तो सीधे कर लगेगी। चलो सुनो, तो एच हमेशा धनात्मक होता है, इसमें भी देख लो और इसमें भी। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अब बात करते हैं एच डैश। एच डैश प्रतिबिंब के अनुसार होता है और प्रतिबिंब इसमें कैसा बन रहा है? तो उल्टा बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब निकालो एम। तो एम बराबर फार्मूला होता है एच डैश बटा एच, और एच डैश कोची में है? माइनस में है। और एच कोची में है? प्लस में। तो प्लस माइनस मिलावेंगे तो कोची आएगा? आया। आवर्धन कोची में? अब समझ में आया? वो ऐसे कर दे रहे थे ना, समझ में आ रहा था एकदम। अच्छा हाँ, कुछ कुछ लोग को नहीं आ रहा होगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे धनात्मक कैसे ऋणात्मक, ठीक है। अब एक चीज और बच गया, इसको प्रूफ करना। हम लोग को प्रूफ करना है दो चीज, इसको करना है और पहले इतना उतारो। अच्छा एक बार आओ, इसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो ना समझ में आया हो? किसी को भी जो भी पूछना है इसमें से पूछ सकते हो कि हाँ हमको ये वाला बात नहीं समझ में आया। तो ये थोड़ा सा सब नजदीक नजदीक लिखा गया है, समझ में आ रहा है ना? परावर्तक सतह है,
और ये रहा 30 थोड़ा सा घेच कुछ लग रहा है ना। चलो इसको उतारो। मैं फिगर वो ये तो पिछले बार ही बता दिए थे ना। हाँ बता दिए थे। तो जो पिछले बार आए थे उसको उतारने की आवश्यकता नहीं है। पिछले क्लास में जो नहीं आए होंगे ये उतार लो। अभी वाला सब बनाना है। ये अवतल दर्पण ये फिगर बनाना है, उत्तल दर्पण ये फिगर बनाना है, उसके बाद ये सब लिखना है। हाँ एक चीज और, जब तुम लोग फिगर बनाओगे अवतल दर्पण के बाद तो ये थोड़ा बड़ा बनाना है, ठीक है। और बड़ा बना करके उसके नीचे लिखना है, और ऐसे लाइन बना के उत्तल दर्पण के नहीं लिखना है, उसके नीचे उत्तल दर्पण लिखना है और फिगर बनाना है, एक बाद ये लिखना है। और समझ करके उतारना, जहाँ पर ना समझ में आएगा वो पूछना है। ये समझ करके कि ये माइनस कैसे हुआ, ये माइनस कैसे हुआ, ये माइनस कैसे हुआ, समझ करके उतारो। जहाँ पर दिक्कत होगा वहाँ पर पूछ लेना है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि माइनस में कैसे हुआ, इसमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये प्लस में कैसे हुआ, ठीक है। चलो उतारो। खड़ा हो चिंटू। ये बताओ अवतल दर्पण के वस्तु दूरी माइनस में का है, बोलो। हाँ क्योंकि वस्तु दूरी नापने के लिए हमको ध्रुव से आपतित किरण के विपरीत दिशा में जाना पड़ेगा। हाँ चलो बैठो, खड़ा हो। लक्ष्मण ये बताओ कि फोकस दूरी उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक है, जबकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक है। क्यों? जय गुरुदेव। नहीं समझ में आया, कुछ बोले। हाँ बताओ क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में आपतित किरण की दिशा में ही जाते हैं, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सकारात्मक होता है। हाँ और अवतल दर्पण का ऋणात्मक क्यों होता है? क्योंकि उसको विपरीत दिशा में आपतित किरण की ओर जाते हैं। हाँ क्योंकि इसमें आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापने के लिए जाते हैं। फोकस है, फोकस की तरफ विपरीत में जा रहे हैं तो ये ऋणात्मक हो गया, और एरा में फोकस अंदर में है तो इसी की दिशा में जा रहे हैं तो धनात्मक हो गया। चलो भाई इसको खड़ा करें, किसको खड़ा करें, खड़े हो अंकृति। बताओ इसमें वक्रता त्रिज्या माइनस में है, जबकि इसमें वक्रता त्रिज्या प्लस में। क्यों? अवतल दर्पण की आपतित किरण विपरीत दिशा में। वैसे नहीं बोलेंगे कि अवतल दर्पण में सी जो है ना, सी के तरफ जाते हैं तो विपरीत दिशा में जाना पड़ता है। हाँ तो सी है ना, यही ना है। सी की दूरी ही ना आर कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। तो जब सी तरफ जाते हैं तो इसके विपरीत दिशा में जाते हैं, जबकि इसमें सी तरफ जाते हैं तो इसी की दिशा में। चलो ठीक है बैठो। वीडियो के कारण सब ऐसा हो रहा है। बंद कर